हमारे देश में जो प्रोडक्शन है बहुत ही कम है इसकी तुलना में। तो विकसित देशों की तुलना में खासकर चाइना चाइना हो गया और यूएसए हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, है ना, ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया, इनमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। लगभग 3 गुना उत्पादन तो चाइना हमसे ज़्यादा गेहूं का करता है पर हेक्टेयर, 3 गुना, है ना। ऐसे ही ब्रिटेन, हमारा यदि उत्पादन पर हेक्टेयर 1000 कुंटल है तो चाइना का 6000 कुंटल है, जापान का 8000 कुंटल है। तो इतना अंतर है। और यंत्रीकरण के मामले को ले लें तो यंत्रीकरण हमारे देश में, कृषि का यंत्रीकरण बहुत कम हुआ है। तो ये सब समस्याएं हैं, तो गवर्नमेंट ने उसको वर्ल्ड लेवल का बनाने के लिए अनेक नीतियां और योजनाएं चलाई, बहुत सारी योजनाएं स्वतंत्रता के समय से ही। तो उसको हम एक एक करके समझेंगे। जैसे पहला है न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करती है गवर्नमेंट, जिसको एमएसपी कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस आया जब 1965 में एक कमीशन का गठन किया गया, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कृषि मूल्य एवं कीमत आयोग 1965 में लागू किया गया। और इसमें एमएसपी का प्रावधान दिया गया, जिसमें कुछ ही फसल थे उस समय जिसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस केंद्र सरकार लागू करती है, वही राज्य सरकार भी लागू कर देती है कि कोई भी, जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, कोई भी फसल यदि किसान उत्पादन करता है और उसको बाजार में बेचने जाता है, उसको कीमत यदि नहीं मिलता है उसके लागत के बराबर या उसके मन माफिक, तो गवर्नमेंट कहती है कि आप हमें दो और हम आपको इतने रुपए देंगे। जैसे अभी 2023 में 23 फसलों का एमएसपी लागू किया गया है। तो गवर्नमेंट कहती है कि हम गवर्नमेंट के गोदामों में ले जा सकता है, सरकारी गोदामों में ले जा करके, और किसान उसको गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए प्राइस पे बेच सकता है। जैसे यदि गवर्नमेंट ने जारी कर दिया कि 2000 रुपए प्रति क्विंटल हम धान का दे रहे हैं, तो यदि जो किसान है वो मार्केट में जाता है और उसे 1500 रुपये मिलता है, तो वो उसके पास एक विकल्प है कि वो 2000 रुपये लेकर के और गवर्नमेंट के सरकारी गोदामों में ले जाकर अपने धान को बेच सकता है। ऐसे 23 फसलों का, सरसों हो गया, तिलहन हो गया, मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, एक अभी कह रहा था मैं, धान गेहूं तो है ही, गन्ना हो गया, और ऐसे बहुत सारे, टमाटर, और बहुत सारे 23 फसल इसमें लागू किए गए हैं। यह मूल्य निर्धारण स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पे किया जाता है, जिसमें C2 प्लस 50% लाभांश, कॉस्ट और उसका औसत लागत का 50% उसमें लाभ के रूप में जोड़ते हुए तब एमएसपी लागू करना है। जितना कॉस्ट आया तो एवरेज कॉस्ट और उसमें जोड़ना है 50%, कॉस्ट का 50% प्रॉफिट के रूप में। हालांकि लागू नहीं हो पाया, और यही कारण है कि अभी जो दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा है, पिछले 2 साल से आप देख रहे हैं कि लगातार आंदोलन हो रहे हैं, और वो यही कारण कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग किसान कर रहे हैं, वो जो कि गवर्नमेंट अभी लागू नहीं कर पाई है। अब इसको समझ लेते हैं कि स्वामीनाथन किसान आयोग की जो स्थापना है वो 2004 में राष्ट्रीय कृषक आयोग के रूप में किया गया था, जिसके अध्यक्ष एक एमएस स्वामीनाथन थे, जो कृषि वैज्ञानिक थे, उनको बनाया गया, और इसीलिए उस आयोग को स्वामीनाथन आयोग के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने 2006 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया गवर्नमेंट को और अपनी सिफारिशें दी कि ये चीज़ें सुधार करने की जरूरत है, जिसमें ढेर सारे सुधार उन्होंने बताए। उन्होंने बताया कि एक तो एमएसपी ठीक से लागू करने के लिए कहा, जिसमें उन्होंने कहा कि एवरेज कॉस्ट, यानी कि किसी उत्पादन का जो एवरेज कॉस्ट है उसको, और उसमें जोड़ दिया जाए 50% कॉस्ट का, इस एवरेज कॉस्ट का 50%। यदि एवरेज कॉस्ट मान लेते हैं आया है कि 20,000 रुपये, तो 20,000 रुपये एवरेज कॉस्ट, और इसमें जोड़ दिया जाए 10,000 और, यानी कि 30,000 रुपये एमएसपी। इस तरह से लागू किया जाए एमएसपी को, जो कि गवर्नमेंट पैसे की कमी की वजह से नहीं लागू कर पाती है, तो इस वजह से आंदोलन चल रहा है। तो ये है स्वामीनाथन आयोग का जो सिफारिश था, वो था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, एमएसपी बहुत ही महत्वपूर्ण एक वो कदम था गवर्नमेंट के लिए, और जो कि बहुत पहले लागू कर दिया गया था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में एक योजना लाए, पीएम किसान सम्मान निधि, जिसके तहत वो 6,000 रुपये वार्षिक सहायता देते हैं, जिसमें 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये प्रति 4 महीने में लघु और छोटे किसानों को देते हैं, उनके खातों में सीधे हस्तांतरण करते हैं 2,000 रुपये हर 4 महीने में। इससे होना तो कुछ नहीं है, बट ये है कि एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, एक थोड़ा बहुत लाभ हो जाएगा। 2024 तक 11 करोड़ से ज़्यादा लोग
किसानों को उन्होंने ट्रांसफ़र किए हैं और लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा ट्रांसफ़र कर दिया गया रुपया। तो ये इसके दो महत्वपूर्ण, एक तो न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सहायता पहुंचाया जा रहा है। और क्या किया जा रहा है किसान कृषि विकास के लिए, तो यहाँ पे किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY लागू किया गया 2016 में, जिसके तहत यह देखा गया कि किसानों की जो खेती है वो प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, सूखा इत्यादि से बर्बाद हो रही है, तो उसकी बीमा किया जाता है और उसके तहत उनको मुआवजा दिया जाता है, उनकी क्षतिपूर्ति की जाती है। 2023-24 में 5.5 करोड़ किसानों ने इसका लाभ उठाया है। किसान पीएम कृषि सिंचाई योजना, किसानों के लिए पीएम कृषि सिंचाई योजना लागू किया गया है और इसमें यह किया गया क्योंकि देश का 60% जो कृषि भूभाग है वो वर्षा पर निर्भर है, उसके लिए कोई प्रॉपर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए यह सिंचाई योजना लाया गया जिसमें हर खेत को पानी उद्देश्य रखा गया कि पहुंचाया जाए। और कैसे पहुंचाएगा, तो जल संरक्षित करके, वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह करके और ड्रिप सिंचाई करके, ड्रिप सिंचाई मतलब सीधे पौधों को सिंचाई दिया जाए पाइप के द्वारा, और नहरों का विस्तार करके खेतों तक पानी पहुंचाया जाए। 2023-24 तक 88 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित किया गया है। एक एक और योजना लागू किया गवर्नमेंट ने, राष्ट्रीय कृषि बाजार की नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट नाम, नाम। तो इसके तहत एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया गया किसानों को, किसान अपने फसल को उस प्लेटफॉर्म पर सीधे बेच सकते हैं मंडियों को और उस पर सीधे पंजीकृत हो सकते हैं, उनको प्राइस वहाँ दिख जाएगा कितने प्राइस पे उनको कितना प्राइस मिल रहा है। तो बिचौलियों का एक तो रोल खत्म हो गया, सीधे वो जो मंडी है उनको बेचेंगे, बिचौलिया यहाँ पे कोई काम नहीं आएंगे। और इसमें 1300 से ज़्यादा मंडियाँ जुड़ी हैं उस प्लेटफॉर्म पे। अब तक लगभग 1.8 करोड़ किसान, यानी कि 1,80,00,000 किसान पंजीकृत हो चुके हैं उसमें। तो इससे बहुत सारे किसान लाभान्वित हो रहे हैं और करोड़ रुपए कमा रहे हैं, अच्छा सेब और आम और फसल का उत्पादन करके। तो ये एक प्लेटफॉर्म, बहुत अच्छा कदम उठाया गया 2016 में, डिजिटल प्लेटफॉर्म किसानों को उपलब्ध करा के, जिसका नाम था राष्ट्रीय कृषि बाजार, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। और क्या किया है, तो कृषि यंत्रीकरण योजना लाया गया, जिसका सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, SMAM, जो छोटे किसानों, छोटे और सीमांत किसानों को कृषि उपकरणों के लिए सब्सिडी दिया जाता है। ट्रैक्टर कोई खरीदता है या कोई छोटा मोटा पंपिंग सेट के या कोई कृषि यंत्र खरीदता है तो उस पर किसान को छूट दिया जाएगा। और 2023 तक 14 लाख से अधिक यंत्र वितरित किए गए किसानों में। इस योजना के तहत विशेष प्रोत्साहन महिला और पूर्वोत्तर किसानों को दिया गया। पूर्वोत्तर में अत्यधिक खेती होती है तो पूर्वोत्तर के किसानों को और महिला जो किसान है उनको इस पर ज़्यादा फोकस किया गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था कृषि के क्षेत्र में यंत्रीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए, क्योंकि हल और कुदाल से खेती नहीं हो पा रही है वर्तमान में और उसके द्वारा जो उत्पादन होता है बहुत कम होता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक योजना है, बहुत पुराना योजना है, जिसके तहत मृदा मतलब होता है भूमि, स्वास्थ्य कार्ड योजना यानी कि भूमि की स्वास्थ्य भी हमें जानना है, तो उसके लिए कार्ड किसान बनवाएंगे और उसके तहत उनका जो अपने खेत की भूमि कुछ मात्रा पॉलीथीन में लेकर जाएंगे और इसके तमाम सेंटर बने हैं छोटे छोटे कस्बों में भी, वो यही जांच करते हैं कि उसमें उर्वरता कितनी बची है और उसमें किस चीज़ की कमी है, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की या किस चीज़ की कमी है। तो किसान को सजेस्ट किया जाता है कि इस चीज़ की कमी है तो किसान वो पोषक तत्व उस जमीन में डालती है ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 तक 22 करोड़ कार्ड वितरित किए गए इसके तहत। किसान क्रेडिट कार्ड, KCC किसान क्रेडिट कार्ड, इसके तहत किसानों को 3 लाख तक बहुत सस्ते दर पे 4% पर लोन दिया जाता है, 3 लाख तक। अब तक 7 करोड़ से अधिक किसानों को KCC जारी किया जा चुका है। तो किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही अच्छा है किसानों के हेल्प के लिए, इससे किसानों में आत्महत्या कम होंगी। आत्मनिर्भर कृषि पहल के अंतर्गत आत्मनिर्भर कृषि पहल लागू किया गया, जिसके अंतर्गत निवेश, स्टार्टअप्स और निर्यात को बढ़ावा दिया गया। कृषि में निवेश कैसे किया जाए, तो इसके लिए गवर्नमेंट काफ़ी प्रयास कर रही है। आत्मनिर्भर कृषि पहल के अंतर्गत कृषि में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इसके लिए उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का योजना बना रखा है। 2020 में हजारों प्रोजेक्ट इसके लिए लॉन्च किए गए, जिसमें कृषि में अत्यधिक स्टार्टअप और निर्यात को बढ़ाया जाए।
नेक्स्ट है हरित क्रांति क्षेत्र विस्तार योजना। हरित क्रांति को पूर्वोत्तर पूर्वी भारत शुष्क क्षेत्रों में फैलाया जाए, जिसके तहत अधिक उत्पादन देने वाले बीजों का विस्तार किया जाए। उपज बढ़ाना और विविधीकरण करना इसका उद्देश्य है। तो ये 10 टोटल 10 पॉइंट्स हमने देखे, जिसके अंतर्गत हमने ये देखा कि सरकार ने ढेर सारी योजनाएं और किसानों और कृषि के लिए विकास के लिए चलाया है, और उसका लाभ किसानों को मिल भी रहा है।